हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये है लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजीज तथा R&K सिलेक्शन। ये जो टॉपिक है ये इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। ये बीएससी, एमएससी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 9 का एक टॉपिक है और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है वो CSIR UGC नेट में जो लाइफ साइंस का पेपर है उसमें भी एक टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज हेल्पफुल है तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। अभी जो R&K सिलेक्शन है जो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज के टॉपिक में, ये क्या है? R&K सिलेक्शन एक्चुअली कुछ स्पीसीज होती हैं, उन स्पीसीज के ग्रुप को नाम दिया जाता है इस बेस पर कि वो किस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर रह रही है। और इसीलिए जो है हम यहाँ पर लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजीज शब्द को यूज करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखें तो हम सभी जानते हैं कि एक स्पीसीज की जो लाइफ हिस्ट्री होती है, जैसे कि उसका लाइफ साइकिल हो गया, उसके लाइफ साइकिल के फीचर्स हो गए कि वो किस तरीके से सर्वाइव कर रही है, उसका सर्वाइवल पैटर्न क्या है, सर्वाइव करने के लिए वो क्या क्या इंटरेक्शंस करती है, रिप्रोडक्शन के लिए उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारा का सारा जो पैटर्न होता है वो उसकी लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजीज कहलाता है। अब लाइफ हिस्ट्री जो है वो क्या है? लाइफ हिस्ट्री को शेप मिलता है नेचुरल सिलेक्शन से और ये रिफ्लेक्ट करता है कि एक स्पीसीज के जो मेंबर हैं वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, किस तरीके से अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं और किस तरीके से उस लिमिटेड रिसोर्स के अंदर ही अपनी ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइफ हिस्ट्री जो है वो एक तरीके का पैटर्न है जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में बताता है कि किस तरीके से उस लाइफ साइकिल में वो जो है अपने आप को सरवाइव कर पा रही है। हम ये समझते हैं कि लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजीज जो हैं उन्हें हम R&K सिलेक्शन स्ट्रेटजीज के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि R&K सिलेक्शन जो नाम दिया गया है ये नाम जो है उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है जिस एनवायरनमेंट के अंदर ये स्पीसीज सर्वाइव करती हैं। जो R&K सिलेक्शन टर्मिनोलॉजी जो है इसे कॉइन किसने किया था? एक इकोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट मैकआर्थर एंड E.O. विल्सन। रॉबर्ट मैकआर्थर एंड E.O. विल्सन जो इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1967 में एक आइलैंड बायोजियोग्राफी पर जब वर्क किया था तो इन्होंने R&K सिलेक्शन टर्म जो है वो दी थी। एक लाइफ हिस्ट्री पैराडाइगम क्या होता है? ये जो है R&K सिलेक्शन पैराडाइगम भी इसको आप कह सकते हैं, लेकिन ये जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट थीम्स के साथ में इनकॉर्पोरेट होता है। R&K सिलेक्शन थ्योरी जो है इसके अंदर सेलेक्टिव प्रेशर होता है कि किस तरीके से वहां पर रहने वाली स्पीसीज का सिलेक्शन हो रहा है कि वो वहां पर सरवाइव करेंगी। तो ये हाइपोथेसाइज किया गया है कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्पीसीज रह पा रही है, मतलब कि वहां का वो एनवायरनमेंट उसको वहां रहने दे रहा है, एक तरीके से ये पैटर्न ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हो गया। ये जो टर्म है R&K ये जो है स्टैंडर्ड इकोलॉजिकल अलजेब्रा है जिसका जो मीनिंग है आप वर्नहॉल्स्ट मॉडल देख सकते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स का, उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि R&K टर्म क्या है, कौन सा मॉडल है। आप ये ध्यान रखें, वर्नहॉल्स्ट मॉडल ऑफ पॉपुलेशन डायनेमिक्स जो है उससे ये R&K इकोलॉजिकल टर्म्स निकल कर आई हैं। इस मॉडल में एक फॉर्मूला दिया गया है dN/dt इज इक्वल टू RN(K-N/K)। देखिए यहाँ पर R टर्म भी है और K टर्म भी है। यहाँ पर N जो है वो है पॉपुलेशन, R जो है वो है मैक्सिमम ग्रोथ रेट। क्लियर हो गया? R से मीनिंग है मैक्सिमम ग्रोथ रेट, यानी कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में किसी स्पीसीज की जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट के हिसाब से उसको सेलेक्ट किया जाता है तो उसे हम R सिलेक्शन कहते हैं। K जो है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लोकल एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में कुछ स्पीसीज रह रही है उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है, उस कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर बेस पर अगर किसी स्पीसीज को सेलेक्ट करते हैं तो उसे K सेलेक्टेड स्पीसीज कहते हैं। और dN/dt जो टर्म है यहाँ पर ये जो है N के डेरिवेटिव हैं जो कि टाइम के साथ में रखे गए हैं और हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में पॉपुलेशन में कितना चेंज हो रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है वर्नहॉल्स्ट मॉडल का
इसी से R&K टर्म जो है वो निकल कर आई है, जो कि एक इकोलॉजिकल अलजेब्रा टर्म है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो किससे रिलेटेड है? ये पॉपुलेशन जो कि n है उससे, उसकी ग्रोथ से रिलेटेड है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन का साइज है और उसके जो दो कांस्टेंट पैरामीटर है R एंड K, उसके आधार पर ये फॉर्मूला दिया गया है। अब ये लेटर K जो दिया गया है इसको एक जर्मन शब्द से लिया गया है, कैपेसिटी, जिसका मतलब होता है कैपेसिटी लिमिट, और R शब्द जो लिया गया है वो आया है रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, रेट या रिप्रोडक्शन से। ठीक है, तो K मीनिंग कैपेसिटी एंड R मीनिंग रेट या रिप्रोडक्शन। ये एक फॉर्मूला है जो अभी हमने वर्ल्ड मॉडल देखा था, उसको इस ग्राफ में इस तरीके से रखा जाता है। नीचे की तरफ है नंबर ऑफ जनरेशन और यहाँ है पॉपुलेशन साइज। तो किसी पॉपुलेशन की जो मैक्सिमम साइज होती है उसकी नंबर ऑफ जनरेशन के हिसाब से, जिसे हम सिग्मॉइड कर्व में देखते हैं, वो ही उसकी क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी होती है। अब यहां आप देख सकते हैं एक ये नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, और ये टाइम है, यानी कि टाइम के अनुसार कितनी नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ जनरेशंस में ग्रोथ होती है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्स जो है वो तो हो गई इसकी कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, और यहां पर ये जो स्लोप आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो स्लोप बन रहा है, ये जो स्लोप है ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और सेल। तो R हो गई रेट, कि किस रेट से जो है पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ हो रहा है या कितना रिप्रोडक्शन एक पॉपुलेशन में हो रहा है, और कैरिंग कैपेसिटी हो गई कि मैक्सिमम मतलब टाइम में कितनी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है, उसे हम K से दर्शाते हैं। ये है वर्ल्ड मॉडल। ठीक है, अब हम देख रहे हैं R और K स्ट्रेटजीज जो हैं इनको अलग अलग देखेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं R स्ट्रेटजिस्ट। R स्ट्रेटजिस्ट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अनस्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, उसमें जो स्पीसीज रहती हैं वो R सेलेक्टेड स्पीसीज या R स्ट्रेटजिस्ट कहलाती हैं। यहां पर जो है क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो यहां पर रिप्रोडक्शन तेजी से होना जरूरी है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन की रेट तेज नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी, तो क्या होगा कि रिप्रोडक्शन से पहले ही अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, या अगर जो ऑफस्प्रिंग हुई है वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो एक एनवायरनमेंट का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, एक एनवायरनमेंट जो अनस्टेबल है, वहां पर अगर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन रैपिड है तभी वो स्पीसीज जो है वहां पर सर्वाइव कर पाएगी। एनिमल्स जो आर सेलेक्टेड होते हैं उनमें लॉन्ग टर्म पेरेंटल केयर देखने को नहीं मिलता, और इनकी जो ऑफस्प्रिंग होती है, यानी कि जो भी इनकी संतान होती है, ऑफस्प्रिंग होती है, वो बर्थ के टाइम पर ही मैच्योर और सेल्फ सफिशिएंट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उन्हें रिप्रोडक्शन पर ध्यान देना है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन पर ध्यान देना है, तो वो अपनी ऑफस्प्रिंग को बहुत ज्यादा लंबे समय तक केयर नहीं दे सकते जैसे ह्यूमंस देते हैं। तो इस वजह से इनकी जो ऑफस्प्रिंग है वो जब उनका बर्थ होता है उसी समय वो मैच्योर और सेल्फ सफिशिएंट होती है। एग्जाम्पल क्या है आर सेलेक्टेड स्पीसीज के? मरीन इनवर्टिब्रेट्स जैसे जेलीफिश हो गई, प्लांट्स में जो ग्रासेस होती हैं वो हो गई, पोएसी फैमिली के मेंबर्स हो गए, और एस्टरेसी फैमिली का डैंडेलियन हो गया। यहाँ पर हम डैंडेलियन को थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, ये जितने भी प्लांट्स की हम बात करते हैं जो आर सेलेक्टेड प्लांट्स होते हैं वो एनुअल प्लांट्स होते हैं, जो अपनी लाइफ का 70% उनकी जो एनर्जी है वो सीड प्रोडक्शन में जाती है। क्योंकि हम एक बात करें कि जो सीड होता है किसी प्लांट का वो अपने आप में मैच्योर और सेल्फ सफिशिएंट होता है, और उसमें वो सारी कैपेसिटी होती है जो एक पूरे प्लांट को ग्रो करने के लिए जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? क्योंकि वो आर सेलेक्टेड स्पीसीज से आता है ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो। ठीक है, और ये जो प्लांट्स हैं ये अपनी 70% एनर्जी को सीड प्रोडक्शन के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। डैंडेलियन का एग्जांपल हम देख रहे हैं। डैंडेलियन जो है उनमें सीड्स बहुत ही छोटे होते हैं और जो हवा के द्वारा लॉन्ग डिस्टेंस पर डिस्पर्स होते हैं। इनमें से कुछ सीड्स जो हैं वो तो प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन
कुछ जो है प्रोड्यूस नहीं हो पाते, यानी कि जिन सीड्स को उनका सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है वो तो प्रोड्यूस कर पाते हैं, जिनको नहीं मिलता वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। सीड्स जो हैं इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट में जब गिरते हैं तो उनके अंदर सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ये जो सीड्स हैं इनकी प्रोडक्शन में ज़्यादा एनर्जी लगी है, लेकिन इन सीड्स के अंदर एनर्जी कंटेंट बहुत ही कम होता है। तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इनके पास जो है सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती, तो इनका उस एनवायरनमेंट में ही जर्मिनेशन होता है जो एनवायरनमेंट इनके लिए सूटेबल होता है। अब जो आर स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? पहला है साइज ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो है इनके अंदर एक्टिव मेटाबॉलिज्म पाया जाता है ताकि ये जो है अच्छे से डेवलप हो सके। तो इनका जो साइज है छोटा होता है, ठीक है। कैसा होता है? छोटा साइज होता है। क्यों छोटा साइज होता है? ताकि ये अपने आप को सर्वाइव कर सके। जैसे डेंडेलियन का अगर हमने एग्जांपल देखा, डेंडेलियन में सीड्स बहुत सारे हैं, विंड द्वारा डिस्पर्स हो रहे हैं। अगर वही सीड्स जो है अगर साइज में बड़े होते तो वो हवा के द्वारा डिस्पर्स नहीं हो पाते। सेकेंड इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो है इनकी बहुत ही हाई होती है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है वो ज्यादा निकलती है। क्यों ज्यादा निकलती है? क्योंकि ये ऐसे एनवायरनमेंट में रह रही है जो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है। इनको जो है अपने आप को सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की एस्टैब्लिशमेंट नहीं होती, इसलिए ये बहुत ही रैपिडली ग्रो करते हैं। इसका जो अच्छा एग्जांपल है वो है वीड्स। जो खरपतवार और वीड्स होती हैं उनको अगर थोड़ा सा भी अगर जगह मिल जाए ना तो वो इतनी तेजी से ग्रो करती है कि उस सारे के सारे एरिया को वो कवर कर लेती है। उन्हें कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होती कि उन्हें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मिलेगा तभी वो ग्रो करेंगी। तो इनकी जो प्रोडक्शन रेट है वो बहुत ही हाई होती है। प्रोलिफिसिटी की बात करें तो ये भी हाई होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्रोलिफिसिटी जो है, सेक्सुअल प्रिकोसिटी जो है वो हाई होती है और ये लार्ज नंबर ऑफ सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं ताकि उन लार्ज नंबर ऑफ सीड्स में से भी सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है। लाइफ स्पान की बात करें तो लाइफ स्पान जो है इनकी मोर्टेलिटी बहुत ही हाई होती है और इसी वजह से जो है मोर्टेलिटी हाई है, इसी वजह से प्रोलिफिसिटी यानी कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है इसके अंदर ज्यादा होती है। तो मोर्टेलिटी हाई होती है, इसीलिए जो है इनकी ज्यादातर एनर्जी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि जो एनर्जी इन्होंने उन ऑफस्प्रिंग के प्रोडक्शन के लिए लगाई थी वो ऑफस्प्रिंग जो है जर्मिनेट ही नहीं हो पाई या वो आगे ग्रो ही नहीं कर पाई, अपने लाइफ साइकिल को शुरू ही नहीं कर पाई, तो इनकी एनर्जी वेस्ट हो गई। ठीक है। इनके अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं आर सेलेक्टेड प्लांट, उनमें बहुत सारे सीड्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही जो है सरवाइव कर पाते हैं और कुछ ही जो है एडल्ट के रूप में या एक नए प्लांट में ग्रो हो पाते हैं। मोड ऑफ लाइफ की बात करें तो ये जो है सिर्फ अपनी एनर्जी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑफस्प्रिंग का नंबर ज्यादा है तो इन्हें जो है ज्यादा फूड की जरूरत पड़ती है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो क्योंकि इनके अंदर बहुत ही वाइड टॉलरेंस होता है, एनवायरमेंट फ्लक्चुएशन इनको बहुत ही कम अफेक्ट कर पाती है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा है। अब बात करते हैं के स्ट्रेटेजिस्ट की, जो कि आर स्ट्रेटेजिस्ट से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ये ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जो एनवायरमेंट स्टेबल और प्रिडिक्टेबल होता है। पॉपुलेशन जो है के सेलेक्टेड स्पीसीज की, उनके अंदर केयरिंग कैपेसिटी हाई होती है, जबकि क्योंकि यहाँ पर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो ज्यादा होता है। आर स्ट्रेटेजीज के अंदर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर वो ऐसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं जो अनप्रिडिक्टेबल हैं। के स्ट्रेटेजीज प्रिडिक्टेबल एनवायरमेंट में रह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा होता है, इसलिए इनकी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। ये स्पीसीज जो हैं वो बहुत ही कम ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती हैं और इनका जो गेस्टेशन पीरियड होता है, हम कह सकते हैं गर्भधारण प्रावस्था जो है वो लंबी होती है और ये जो है अपनी ऑफस्प्रिंग को लंबे समय तक पेरेंटल केयर देते हैं, यानी कि बिल्कुल अपोजिट टू आर स्ट्रेटेजीज। यहाँ पर जो है लार्ज साइज का मतलब जो ऑफस्प्रिंग है जब पैदा होती है तो उसका साइज बड़ा होता है और वो अपने बर्थ के टाइम पर इमैच्योर होती है। क्यों? क्योंकि उनको लॉन्ग टाइम तक पेरेंटल केयर यहाँ पर मिल रही है।
जैसे जैसे वो एडल्ट होती है ऑफस्प्रिंग, उनके अंदर वो सारी स्किल्स डेवलप हो जाती है जो खुद को सरवाइव करने के लिए जरूरी होती है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें के सेलेक्टेड स्पीसीज के, तो है प्राइमेट्स, जिसमें हम भी आते हैं, ह्यूमंस और अदर मेंबर्स जैसे कि एलिफेंट्स, और ऐसे प्लांट्स जैसे कि ओक ट्रीज। प्लांट्स की बात करें तो साइंटिस्ट मानते हैं कि प्लांट्स के अंदर पेरेंटल केयर अधिक, हम मोर ब्रॉडली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट जो है कितने टाइम तक प्लांट के ऊपर रह रहा है, उस फ्रूट को डेवलप होने में कितना टाइम लगा और अगले रिप्रोडक्शन साइकिल को शुरू होने में कितना टाइम लगा, ये प्लांट्स के अंदर हम बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओक ट्री जो है बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करता है और लगभग जब वो 20 साल का हो जाता है, 20 ईयर्स का हो जाता है, तब वो फर्स्ट टाइम सीड का प्रोडक्शन करता है और इसके सीड्स को हम एकॉन्स कहते हैं, ठीक है। और लगभग एक बार में एक इंडिविजुअल ट्री जो है 50,000 एकॉन्स का प्रोडक्शन करता है, लेकिन इनकी जो जर्मिनेशन रेट है वो बहुत ही कम होती है। इनमें से ज्यादातर जो सीड्स हैं उनमें रोटिंग हो जाती है, यानी कि वो गल जाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स के द्वारा खा लिए जाते हैं। जैसे गिलहरी जो है वो ओक के जो फ्रूट हैं उन्हें फीड करती है। कुछ साल बाद क्या होता है, ओक्स जो है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एकॉन्स का प्रोडक्शन होता है और ये 2 या 3 साल तक ही सीड का प्रोडक्शन करती है। ये डिपेंड करता है कि वो स्पीसीज कौन सी है। अगर ओक की आर सेलेक्टेड स्पीसीज है तो यहाँ पर नंबर ऑफ अकाउंट्स का जो साइज की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होगी। ओक ट्री जो है अगर लार्ज साइज में ग्रो करता है, जैसे कि बताया गया है कि प्रोडक्शन करने से पहले ये अपने आप को फुल्ली मैच्योर कर लेता है, लगभग 20 ईयर्स ही उसके अंदर ले रहा है। तो यहाँ पर जो है ये अपनी ग्रोथ और मेंटेनेंस के अंदर ज्यादा एनर्जी को यूज करता है। आर स्ट्रेटेजीज जो हैं वो सीड प्रोडक्शन के अंदर ज्यादा अपनी एनर्जी को यूज कर रहे थे, लेकिन के स्ट्रेटेजीज जो हैं अपनी ग्रोथ और मेंटेनेंस में ज्यादा एनर्जी को यूज करते हैं। ट्री की जो हाइट और साइज है वो उसको अदर प्लांट से डोमिनेट होने में हेल्प करती है, ताकि वो अच्छे से सनलाइट उसको मिल सके, जो कि उसकी प्राइमरी एनर्जी का सोर्स होती है। क्योंकि बड़े साइज का है तो सन के ज्यादा पास में होगा, बाकी प्लांट्स उससे छोटे रहेंगे, तो उसको अपनी प्राइमरी एनर्जी सोर्स जो है इजीली मिलता रहेगा, ठीक है। और जब इनमें रिप्रोडक्शन होता है तो ओक जो है वो लार्ज एनर्जी रिच सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पर ये जो सीड्स हैं, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी ज्यादा है तो इनके अंदर एस्टेब्लिशमेंट की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, और ये ओक की सेलेक्टेड स्पीसीज के अंदर देखने को मिलता है। अब जो की स्ट्रेटेजिस्ट हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला है साइज ऑफ इंडिविजुअल, इनका जो साइज है वो बड़ा होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक की स्ट्रेटेजिस्ट बैक्टीरिया जो बहुत ही बड़े साइज का है, लेकिन एक आर स्ट्रेटेजिस्ट मैमल जो है, उन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो आर स्ट्रेटेजिस्ट मैमल का जो साइज है वो के स्ट्रेटेजिस्ट बैक्टीरिया से बड़ा होगा। लेकिन कंपैरेटिवली हम यहाँ नहीं देखते हैं, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो के स्ट्रेटेजिस्ट है वो साइज में बड़े होते हैं। प्रोडक्टिविटी इनकी कम होती है, क्योंकि ये एनवायरमेंट के ऑलरेडी अडेप्टेड होते हैं, क्योंकि इनके एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। प्रोलिफिसिटी जो है इनकी लो होती है, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल इमेच्योरिटी का लॉन्ग पीरियड पाया जाता है, और इनमें नंबर ऑफ सीड्स या नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो हैं वो लिमिटेड होती हैं। लाइफ स्पान की बात करें तो इनमें मोर्टेलिटी रेट कम होती है, इसीलिए इनका लाइफ स्पान लंबा होता है। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स जो हैं इनमें या ह्यूमंस में भी बहुत ही कम जो हैं बच्चे पैदा किए जाते हैं, ऑफस्प्रिंग जो हैं प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन वो उन कम ऑफस्प्रिंग को पूरा अटेंशन देते हैं, उन्हें पालने पोसने में, उन्हें न्यूट्रिशन देने में, उन्हें एक एडल्ट के रूप में ग्रो करने में पूरी की पूरी अपनी एनर्जी को लगा देते हैं। वो अपने यंग को यानी कि अपनी ऑफस्प्रिंग को सिखाते हैं कि उन्हें कैसे फीड करना है, कैसे उन्हें हंट करना है, कैसे शिकार करना है, अपने आप को किस तरीके से डिफेंड करना है, ताकि वो एक एडल्ट के रूप में सरवाइव कर सके। आपने देखा होगा कभी, अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा है या डिस्कवरी देखा है, तो वहां पर पूरा दिखाते हैं कि एक शेर जो है किस तरीके से अपने बच्चे को शिकार करना सिखा रहा है। मोड ऑफ लाइफ की बात करें
तो ये जो है एनर्जी इकोनॉमिस्ट होते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, ये एक स्मॉल पार्ट पर फीड करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को कम वेस्ट करते हैं, एनर्जी को अपने आप को मेंटेन करने में यूज करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इनके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। यदि एनवायरनमेंट कंडीशन स्टेबल है, फ्लक्चुएशन है, तो इनका नंबर जो है, पॉपुलेशन साइज जो है वो लिमिटेड रहेगा। अब देखते हैं कंपैरिजन आर और के स्ट्रेटेजिस्ट में। आर स्ट्रेटेजिस्ट का साइज स्मॉल होता है, के स्ट्रेटेजिस्ट का लार्ज होता है। आर स्ट्रेटेजीज की जो प्रोडक्टिविटी रेट है वो हाई होती है, के स्ट्रेटेजीज की लो होती है। आर स्ट्रेटेजीज के अंदर सेक्सुअल प्रिकोसिटी होती है, जबकि के स्ट्रेटेजीज के अंदर सेक्सुअल इमेच्योरिटी का लॉन्ग पीरियड होता है। आर स्ट्रेटेजीज के अंदर हाई मोर्टेलिटी होती है, जबकि के स्ट्रेटेजीज के अंदर लो मोर्टेलिटी होती है। आर स्ट्रेटेजीज का जो लाइफ स्पान है वो शॉर्ट होता है, जबकि जो के स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं इनका लाइफ स्पान लॉन्ग होता है। आर स्ट्रेटेजिस्ट जो हैं एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट करते हैं, जबकि के स्ट्रेटेजीज एनर्जी का इकोनॉमिकल यूज करते हैं। आर स्ट्रेटेजीज जो हैं वो जनरलाइज स्पीसीज होती हैं, जबकि के स्ट्रेटेजीज जो हैं स्पेशलाइज्ड स्पीसीज होती है। आर स्ट्रेटेजीज में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो एनवायरनमेंट की वेरिएशन पर डिपेंड करती है, वेरिएशन पर डिपेंड नहीं करती, जबकि के स्ट्रेटेजीज के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी एनवायरनमेंट की वेरिएशन पर डिपेंड करती है। आर स्ट्रेटेजीज के अंदर नंबर्स हाईली फ्लक्चुएट होते हैं, जबकि के स्ट्रेटेजीज के अंदर नंबर में लो फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जाना आर एंड के सिलेक्शन क्या होता है। तो इसका जो बेसिस है या बेसिस इसका मोड ऑफ सिलेक्शन है वो ये है कि वो किस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उसी के आधार पर जो है ये अपनी सर्वाइवल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जैसे कि आर सेलेक्टेड जो स्पीसीज है उनमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा है, जबकि जो के सेलेक्टेड स्पीसीज है उनमें कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो आई होप आज का जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंटरेस्टेड वीडियोज। थैंक यू।